गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं सेनापति। सेनापति का ऋतु वर्णन। सेनापति ने अपने ऋतु वर्णन में कल्पना शैली का प्रयोग कर बसंत ऋतु को एक राजा की भांति सुशोभित बताया है। चलिए देखिए इसकी व्याख्या। बरन बरन तरु फूले उपवन। बरन बरन मीन्स विभिन्न रंगों के, तरु यानी वृक्ष, फूले यानी फूल रहे हैं या फल रहे हैं, उपवन बगीचे, वन वन। देखिए पूरी लाइन। सेनापति कह रहे हैं कि बसंत ऋतु आने पर उद्यानों तथा वनों में अनेक प्रकार के विभिन्न विभिन्न फूलों से फूले हुए पेड़, ठीक है, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। चतुरंग चार प्रकार की सेनाएं, जैसे राजा की चार प्रकार की सेनाएं होती है, पैदल, रथ, हाथी और घोड़े। इन चारों सेनाओं के साथ राजा सुशोभित होता है। उसी तरह इस ऋतु वर्णन में भी सेनापति ने बताया है कि जो बसंत ऋतु है वह अपनी जो ये रंग बिरंगे फूल है ना, पेड़ हैं, इन प्रकार की सेनाओं के साथ, ठीक है, सुशोभित हो रहे हैं। लयुत, लयुत का अर्थ क्या हो जाएगा? सुशोभित होना। नेक्स्ट बंदी। बंदी का अर्थ क्या होता है? चारण। चारण लोग समझते हो क्या होते हैं? जो राजा के यश का गान करते थे पहले ज़माने में, तो उसी का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है, ठीक है। बंदी जिमी बोलत, बोलत बोल रहे हैं, जिमी जैसे, बिरद, बिरद का अर्थ होता है यश, कीर, यहाँ ये जो बीर है ये कीर है, तोते के लिए आया है, कोकिल यानी कोयल। पूरी लाइन देखो कि बसंत में तोते और कोयल अपने मधुर स्वर में बसंत रूपी राजा के यश का, बिरद यानी यश का गान कर रहे हैं। गूंजत मधुप गान गुण गह्यत है। गुण गह्यत का अर्थ होगा गुण ग्रहण करते हुए, और मधुप का अर्थ हो जाएगा भंवरे। गान का अर्थ क्या हो जाएगा? गान का अर्थ गाना, ठीक है, या यश का गान। गूंजत यानी गूंज रहे हैं। पूरी लाइन देखिए। भंवरे बसंत रूपी राजा के गुण ग्रहण करते हुए उनके यश का गान कर रहे हैं। आवे आसपास पहुपन की सुबास सोइस। पहुपम मीन्स फूलों की, ठीक है, सुबास यानी अच्छी खुशबू या सुगंध। बसंत आवे यानी कि बसंत ऋतु के आने से, बसंत ऋतु के आने से आसपास फूलों की अच्छी सुगंध आ रही है। सोने की सुगंध मांझ सने रहियत है। और यह सुगंध कैसी लग रही है? यह सुगंध सोने के समान दुगना आनंद दे रही है। ये कविता है, सॉरी कहावत है, सोने में सुगंध। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए कह रहे हैं कि जो बसंत ऋतु के आने से चारों तरफ, आसपास यानी चारों तरफ फूलों की अच्छी सुगंध आ रही है। आगे देखिए। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। शोभा को समाज, शोभा यानी शोभा, समाज से अर्थ हो जाएगा समूह, शोभा के समूह। अब सेनापति यानी सेनापति जी कह रहे हैं, आज
शोभा के समूह एवं सुखमय सुंदर साज सज्जा से युक्त, सुख साज यानी कि सुख साज सज्जा से युक्त आवत आ रही है। बसंत ऋतु राजा की तरह आ रही है। हम बसंत ऋतु को क्या कहते हैं? ऋतुओं का राजा कहते हैं, इसीलिए ये ऋतुराज यानी कि इन ऋतुओं के राजा की तरह आ रही है। आगे देखिए, अब जो ये आगे वाला पैराग्राफ है इसके अंदर सेनापति का अलंकारों का हम देखेंगे अच्छे से, क्योंकि सेनापति ने क्या किया है, एक ही पद्य में दो दो अलंकारों को प्रयोग कर दिया। श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, एक ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में, एक वर्षा ऋतु के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में। इसके अंदर क्या है कि ये जो शब्द हैं जैसे जले, है ना, तरबर, इन शब्दों को श्लेष अलंकार की तरह श्लेष अलंकार से किया है। देखिए इनकी व्याख्या। ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में हम इसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं। देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर। देखे यानी कि देखो, क्षिति यानी कि धरती, अंबर यानी कि आकाश, जले हैं जल रहे हैं। किससे? ग्रीष्म ऋतु से। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? सूर्य की प्रचंड किरणें होती हैं, ठीक है। चारी ओर छोर यानी कि चारों ही छोर। पूरी लाइन देखो, सेनापति जी कह रहे हैं धरती और आकाश के चारों ओर के छोर बहुत ही अधिक जल रहे हैं ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ठीक है। तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। तिन, तिन का अर्थ हो जाएगा उसने। उसने किसने? ग्रीष्म ऋतु ने, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु ने इन वृक्ष, तरबर, तरबर का अर्थ हो जाएगा वृक्षों के, रूप हर्यो है। वृक्षों का रूप कैसा होता है? हरा होता है, हरियाली होती है। तो इस ग्रीष्म ऋतु ने सभी पेड़ पौधों की हरियाली को हर लिया है। हर्यो यानी हर लिया है या हरण कर लिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले है। महाजर, महाजर का हो जाएगा अत्यधिक ताप, ठीक है, कि गर्मी के अंदर बहुत ही अधिक ताप लग रहा है। ज्योति, ज्योति का अर्थ हो जाएगा लपट, ठीक है। भादव, भादव का अर्थ है दावा अग्नि, ठीक है। पूरा देखिए कि इस भयानक ताप की जो लपट है, ठीक है, वह दावा अग्नि की भांति अत्यधिक तीव्र होती चली जा रही है। आगे देखिए, हाँ जी आगे देखिए। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद, यहाँ पर जलद का अर्थ क्या हो जाएगा? तेज, गरम, ठीक है। हम ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जलद का अर्थ हो जाएगा तेज, ठीक है, बहुत ही अधिक तेज। पवन यानी कि हवा, तेज गरम हवा। तन यानी कि शरीर को, सेक तपा रही है, ठीक है, कि मानो गरम हवा अर्थात लू, ग्रीष्म ऋतु में चलती है ना लू, तो तेज लू सभी मनुष्य के शरीर को तपाए जा रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। दारुण, दारुण का अर्थ क्या हो जाएगा? भयानक, और तरनी का अर्थ सूर्य। देखिए, भयानक सूर्य की किरणों से, तरे यानी कि तरने के लिए या बचने के लिए, बचने के लिए सभी नदी के जल का सेवन करना चाहते हैं तथा सीरी घन छाह चाही बोई चित धर्यो है। सीरी यानी कि शीतल,
घनशा, घनशा का अर्थ होता है घनी छाया, और सभी लोग शीतल घनी छाया की चाह को या अभिलाषा को अपने हृदय में धारण किया है। अर्थात उनके मन की क्या चाहत है कि शीतल और घनी छाया मिल जाए। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजूं, कि देखिए सेनापति कह रहे हैं कि मेरी इस कविता की चतुराई देखो या चमत्कार देखो। क्या किया है उसने? ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, कि उसने ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा के समान ही उनका वर्णन कर लिया है। हाँ जी, हमने ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ा था सारा ही, ये सब सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु के बारे में कहा है। अब इसी पैराग्राफ को एक और वर्षा ऋतु के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि कवि ने कौन सा अलंकार प्रयोग किया है यहाँ पर? श्लेष अलंकार। श्लेष के अंदर क्या होता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। यहाँ हमने अभी देखा था जले, जले का अर्थ क्या देखा था फर्स्ट लाइन में? जल रहे हैं, है ना, जलन कर रहे हैं। लेकिन जब हम अभी वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जले का अर्थ हो जाएगा जल। अब देखिए दोबारा इसी पैराग्राफ को, देखे छिति अंबर जले है चारी ओर, कि देखो धरती और आकाश में चारी ओर छोर यानी कि चारों तरफ ही जल है। तिन तरबर, तिन का अर्थ क्या बताया था? उसने यहाँ पर वर्षा ऋतु के लिए यूज़ हुआ है कि वर्षा ऋतु ने अपनी इस जल प्रलय से, चारों तरफ जल ही जल है तो मीन्स बाढ़ है, या जल प्रलय भी कह सकते हैं हम, कि इस बाढ़ से वर्षा ऋतु ने तरबर यानी कि बड़े बड़े वृक्षों को, ठीक है, रूप हर्यो है। रूप हर्यो का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा उजाड़ कर रख दिया है, यानी कि वो जो जिस रूप में खड़े थे अब वो उस रूप में नहीं खड़े और उसके कारण पूरे उखड़ गए हैं। आगे देखिए, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। महाजर का अर्थ यानी कि भारी जड़ी, यानी कि भारी वर्षा के कारण, ठीक है, भारी वर्षा के कारण एक झड़ी सी लग गई है। और यह कर्म, ठीक है, ज्योति भादव की होती चले, और यह कर्म जो है यह पूरे भादों के महीने तक चलता रहेगा। यहाँ भादव का अर्थ भादों के महीने से आ गया है कि भादव के महीने तक यह कर्म चलता ही रहेगा, अर्थात वर्षा आती ही रहेगी। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद यानी कि बादलों की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उससे हमारा जो शरीर है अच्छे से शीत के कारण अकड़ गया है, ठीक है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। अब इस जो भयानक जल प्रलय जो है इसके अंदर भयानक तरनी, दारुण का अर्थ भयानक, तरनी का अर्थ हो जाएगा नाव, ठीक है। नाव के अंदर लोग सोच रहे हैं कि हम तर कर या तैर कर इस नदी को पार कर लें। जो चारों तरफ बाढ़ हो गई है उस बाढ़ को नदी में बैठकर हम पार कर ले। सीरी घनछा चाही बोई चित धर्यो है। सीरी का अर्थ हो जाएगा शीतली और घनछा का अर्थ है बादलों की छाया से, कि शीतल बादलों की छाया से कहीं दूर जाकर हम बैठ जाए। उनके मन के अंदर यह अभिलाषा उन्होंने यह अभिलाषा को धारण किया है कि इस ठंडी बादलों की छाया से दूर होकर हम कहीं बैठ जाए। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजूं। सेम वही दो लाइनें दोबारा हो जाएगी। सेनापति कह रहे हैं कि मेरी इस कविता की चतुराई को देखो, मैंने वर्षा ऋतु का भी ग्रीष्म ऋतु की तरह ही प्रयोग कर दिया है, यानी वर्षा ऋतु को भी ग्रीष्म ऋतु की तरह ही उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ पर देखो कवि की जो
कितने ही उन्होंने अलंकारों को लिया। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में तो श्लेष अलंकारों की वर्णन है, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। और इससे पहले वाले पैराग्राफ में, ठीक है, जिमी किस लिए आता है? उपमा अलंकार के लिए आता है। ठीक है, जहाँ दो भिन्न पदार्थों की तुलना समान गुण से की जा रही हो, यहाँ पर उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ पर देखो अनुप्रास अलंकार भी है। बरन बरन, 2 बार बह वर्ण आ गया, तो जहाँ पर 2 बार वर्ण आए वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इसके अलावा रूपक अलंकार भी है। और कवि की भाषा कौन सी है? सेनापति की। सेनापति ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ओके स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।